हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं डीएसएसबी 2026 के लिए जो हमारे जनरल पेपर के प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज चल रही है। उसमें आज हमारा 33वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 32 प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आई होप कि आपको सभी प्रैक्टिस सेट पसंद आए होंगे। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट्स को जाकर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाकर आप उसे देख सकते हैं। और सारे के सारे 32 प्रैक्टिस सेट जो हैं वो उनमें लगभग जो 90% प्रैक्टिस सेट हैं वो 2025 के जो पेपर हैं वहीं से लिए गए क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस इधर उधर से हो सकते हैं, लेकिन जो 90% हैं वो आपके जो भी क्वेश्चन 2025 में हुए थे उन्हीं क्वेश्चन पेपर से वो क्वेश्चंस लिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन प्रैक्टिस सेट्स में हम टोटल 50 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, और जिसमें हर सब्जेक्ट के आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं। डीएसएसबी का जो जनरल पेपर होता है उसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और हर सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हमने हर सब्जेक्ट के सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही लिए हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारा सेक्शन है वो हम जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी को करते हैं। इसके हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें आपको कोड लैंग्वेज दी हुई है। आपको फाइनली बताना है कि सोसाइटी का कोड जो है वो क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, नो वन इज सीरियस का कोड है ये। दूसरा है आपका इज सीरियस अबाउट द का कोड है ये। और तीसरा है सोसाइटी एंड वन केयर का कोड है ये। यानी कि 3 आपको सेंटेंस के पार्ट दिए हुए हैं और 3 ही उसके क्या है कोड दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि जो सोसाइटी का कोड है उनमें क्या बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें जो भी आपके वर्ड्स दिए हैं और सामने उनके कोड दिए हैं उनको एक साथ लिख लेना होता है, और जो एलिमिनेट होता है उसको एलिमिनेट कर देते हैं और बाकी अपना आंसर हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए, इससे पहले हम एक बार ऑप्शन पर नज़र डाल लेते हैं कि ऑप्शन में जो सोसाइटी का कोड है वो 2 दिए हुए हैं कि या तो ये होगा या तो ये होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। इसका मतलब है कि 2 में हमें कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी मिलेगी। जब हम सॉल्व करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर चलना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो हमने यहाँ पर इनको एक साथ लिख लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं कि क्या कोई कॉमन है। तो पहले देखिए, अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो हमें यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है। तो देखिए, यहाँ पर 1 यहाँ पर है और 1 ही आपका यहाँ पर है। तो सिर्फ एक ही वर्ड आपका यहाँ पर कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो कोड होगा, कोड में भी आपका सिर्फ एक ही कोड जो वर्ड है वो यहाँ पर कॉमन हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर एस एक्स आपका क्या है, यहाँ पर कॉमन है। इसका मतलब ये होगा कि 1 के लिए हमें कोड मिल चुका है एस एक्स। अब हम अगर सेकंड और थर्ड में देखें तो क्या यहाँ पर कोई कॉमन है। तो सेकंड और थर्ड की अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पर क्या है, सेकंड में आपका एंड है और थर्ड में भी आपका एंड है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है। तो अब देखिए, इस कोड में भी आपका एक ही कॉमन होगा। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, एम आपका यहाँ पर कॉमन आपको दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि एंड का जो कोड वर्ड है वो हमारा एम यहाँ पर हो जाता है। अब देखिए क्या क्या हमने कोड निकाल लिया है। एक तो आपका 1 का कोड एस एक्स हो गया और एंड का कोड आपका एम हो गया। अब यहाँ पर देखिए सेकंड वाले, क्योंकि सोसाइटी हमारा इसमें है और हमें सोसाइटी का ही देखना है, तो सोसाइटी का कोड या तो आपका जेएम होगा या तो आपका टीआर होगा। यानी 2 में हमारे पास यहाँ पर क्या है, अब पॉसिबिलिटी है, यानी कंफ्यूजन है। अब केयर की अगर बात करें, अगर केयर हमें मिल जाता है तो सोसाइटी हमारा निकल जाएगा, लेकिन केयर कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब जो हमारे ऑप्शंस दिए गए थे उसमें हमें पहले ही बता दिया था कि आपको 2 में कंफ्यूजन होगा, यानी कि 2 में पॉसिबिलिटी आपको दिखानी पड़ेगी कि सोसाइटी का कोड है वो या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, तो या तो आपका क्या होगा, जेएम होगा या तो आपका टीआर होगा। तो ऑप्शन में जहाँ भी जेएम और टीआर होगा वही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो जेएम और टीआर देखिए आपको कहाँ पर दिया है, जेएम और टीआर जो है वो आपका देखिए ये रहा फोर्थ वाले ऑप्शन में। तो सोसाइटी का जो कोड है वो या तो टीआर होगा या तो जेएम होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा। ये कह रहा है सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन ए रो। एक रो में कुछ लोग बैठे हैं। अभी ये नहीं पता है कि कितने लोग बैठे हैं। इसने क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले लास्ट में देखते हैं व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। हमें यही बताना है कि पर्सन कितने हैं। यहाँ पर कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं, उन सिचुएशंस को हमें यूज़ करना है और बताना है कि कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। पहली सिचुएशन क्या है, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ओ एंड आई। ओ और आई के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठा है। ठीक है, यू सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ वाई। यू जो है वाई के लेफ्ट में 4th नंबर पर बैठा है। मान लीजिए अगर वाई यहाँ पर है तो 1 2 3 चौथे नंबर पर आपका यू बैठा हुआ है। ये यहाँ पर कंडीशन है। आगे चलते हैं, इसको देखना है कि कहाँ पर एडजस्ट होगा, इसको अभी हम देख लेंगे। ओ सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी। ओ जो है वो पी के राइट में बैठा है। अभी इसको भी नहीं कुछ कह सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ओ और पी कहाँ आएगा अभी ये हमको पता नहीं है। ओ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ओ और आई ये हमने लाए तो पी आपका यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ओ पी के सेकंड में है राइट नंबर पर। तो एक हमारी सिचुएशन ये यहाँ पर बन रही है। अब देखते हैं कि ये हमारी फिट कहाँ होगी। जहाँ फिट होगी उसको यहाँ पर फिट कर देंगे। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन वाई एंड पी। वाई और पी के बीच में 3 लोग बैठे हैं। तो देखिए अब आपका वाई है यहाँ पर, तो वाई और पी के बीच में 3 लोग कब आ सकते हैं,
1 2 3 अगर हम यहाँ रखें तो P आपका यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ ऑलरेडी U पहले से बैठा हुआ है, तो हम इस साइड में P को नहीं रख सकते हैं। तो हम P को किस साइड में रखेंगे? P को फिर हम राइट साइड में रखेंगे, 1 2 3, ठीक है। P आपका यहाँ पर ये आ चुका है। अब देखिए P आपका यहाँ पर आ गया, तो ये जो सिचुएशन हमारी बन रही है, अब हम इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। P से 1 छोड़ के O आएगा, O से 1 छोड़ के फिर आपका I आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या कोई और यहाँ पर सिचुएशन बनती है हमारी। T सिट सेकंड टू द राइट ऑफ Y, टी जो है y के सेकंड में राइट पे है, तो ये देखिए बीच में लाने का कोई मतलब नहीं है, रखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताने हैं वो कितने हैं। इसी तरह से ओ और आई के बीच में ये आपका यहाँ पर आ चुका है। उसके अलावा देखते हैं इफ़ नो अदर पर्सन, अगर कोई और पर्सन नहीं बैठा है तो बताइए टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने थे। यदि पंक्ति में कोई और व्यक्ति नहीं बैठा है तो बस हमें क्या करना है, इनको गिन लेना है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल 13 लोग जो हैं वो उस पंक्ति में बैठे हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। तो देखिए सिलोगिज्म के क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं 100 और 50 मेथड से करने के लिए, तो इनको यहाँ पर हम उसी मेथड से करेंगे। सबसे पहले क्या है आपका यहाँ पर देखिए, ऑल जीन्स आर ट्राउजर्स। तो हमने ऑल के केस में आपको बताया था कि पहला वाला 100 होगा, दूसरा वाला आपका 50 होगा। और ऑल ट्राउजर्स यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी पहला वाला 100 होगा, दूसरा वाला 50 होगा। सम के केस में आपके दोनों 50-50 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सम है, तो सम के केस में दोनों आपके क्या हो जाएंगे? 50-50 हो जाएंगे। यहाँ पर भी सम है, तो यहाँ भी आपके 50-50 हो जाएंगे। तो अब देखना है कि हमें एडजस्ट करना है इनको। पहले जो कंक्लूजन है वो क्या है? सम पैंट्स आर शर्ट। तो पैंट और शर्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका कहाँ पर है? देखिए पहले में ना तो पैंट है ना तो शर्ट है, तो हम पहले को छोड़ देंगे। पैंट और शर्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका मिलेगा सेकंड और थर्ड से, ठीक है। देखिए इसमें पैंट है, इसमें शर्ट है। ट्राउजर क्या है आपका? यहाँ पर कॉमन वर्ड है। तो हमने आपको बताया था कि कॉमन वर्ड आपका दोनों 50-50 नहीं होने चाहिए। अगर दोनों कॉमन वर्ड 50-50 होंगे तो कॉमन वर्ड के अलावा जो वर्ड्स हैं उनमें हमारा कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ट्राउज़र है वो आपका 100 है और यहाँ पर ट्राउज़र आपका 50 है, यानी कि कम से कम एक हमारा 100 होना चाहिए और हमें यहाँ पर एक 100 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों में हमारा कंक्लूजन जो है वो बन जाएगा। तो है क्या हमारा? सम पैंट्स आर जीन्स। तो देखिए सम पैंट्स आपका 50 है, तो 50 से 50 पर जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी 50 है। और इसी तरह से शर्ट आपका यहाँ पर क्या है? 50 है, तो 50 से 50 पर जा सकते हैं। तो पहला वाला हमारा जो कंक्लूजन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि पहला वाला निष्कर्ष अभी तक हमारा यहाँ पर सही जा रहा है। अब हम सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड आपका क्या है? तो सेकंड देखिए, सेकंड है आपका सम जीन्स आर शर्ट। तो जीन्स और शर्ट का कॉम्बिनेशन देखिए हमारा कहाँ पर बनेगा? जीन्स आपका यहाँ पर है, ठीक है, और शर्ट, तो शर्ट आपका सेकंड वाले में नहीं है, हम सेकंड वाले को छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है? ट्राउजर और शर्ट है, तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड से हम इसको करेंगे क्योंकि कॉमन वर्ड भी आपका देखिए ट्राउजर यहाँ पर है, ट्राउजर यहाँ पर है। अब देखते हैं कि क्या कॉमन वर्ड हमारा 50-50 तो नहीं है। अगर कॉमन वर्ड 50-50 होगा तो जीन्स और शर्ट में कोई भी कंक्लूजन हमारा सही नहीं होगा। तो ट्राउजर देखिए यहाँ पर 50 है क्योंकि ऑल क्या होता है हमारा? 150 होता है, और सम भी क्या होता है हमारा? 50-50 होता है। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला कि ट्राउजर जो है वो यानी कॉमन वर्ड है, और कॉमन वर्ड आपका यहाँ पर 50-50 आ रहा है। और कॉमन वर्ड अगर 50-50 होता है तो उस कॉमन वर्ड के अलावा जो भी आपके वर्ड्स होते हैं उनमें कोई भी कंक्लूजन आपका नहीं बनता है। तो यहाँ पर जीन्स और शर्ट में कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होगा, तो सेकंड वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ओनली फर्स्ट जो है वो हमारा यहाँ पर फॉलो करेगा, तो ओनली फर्स्ट यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा, द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दी 5 3 डिजिट नंबर्स। ये 3 डिजिट नंबर दिए गए हैं, इन पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसने कहा है कि रिजल्टेंट क्या होगा इफ़ द थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर की थर्ड डिजिट। तो हाईएस्ट नंबर है हमारा यहाँ पर क्या? 845, तो इसकी जो थर्ड डिजिट है वो 5 हो जाएगी। और उसके अलावा एडिड टू, इसको ऐड करना है किस में? सेकंड डिजिट ऑफ द लोवेस्ट। तो लोवेस्ट आपका यहाँ पर क्या है? लोवेस्ट है आपका 253, तो 253 की जो सेकंड डिजिट है वो भी आपकी 5 है, तो इनका जो सम हो जाएगा वो आपका यहाँ पर 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन दी फॉलोइंग सीरीज ओनली 1 लेटर क्लस्टर इज इनकरेक्ट। इनमें एक जो है वो गलत है, वो आपको बताना है कि वो कौन सा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हमने आपको पहले बताया था कि पहले को पहले से कनेक्ट करते हुए चलते हैं। अगर आपका पैटर्न बन रहा होता है तो ठीक है, और नहीं बन रहा होता तो फिर हम कुछ और यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए आर आपका 18 होता है, पी 16 है, एन 14 है, एल 12 है, तो यानी कि यहाँ पर 2-2 कम होता जा रहा है, ठीक है। एल 12 है, जे 10 है और एच आपका 8 है, तो यहाँ पर -2 है सब में, तो कोई दिक्कत हमें यहाँ पर नहीं हो रही है। अभी इससे हमें पता नहीं लगेगा कि जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पर है। टी देखिए 20 है, आर 18 है, पी 16 है, और फिर यहाँ पर आपका ये बिल्कुल सही चल रहा है, तो यहाँ से भी हमको पता नहीं चल रहा है। हम थर्ड वाला देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें थर्ड वाले से आंसर अपना मिल जाना चाहिए। एम आपका 13 होता है, के 11 होता है, और जे जो है वो आपका 10 होता है। देखिए यहाँ पर हमें मिल चुका है, बाकी सब में -2 था, लेकिन यहाँ पर देखिए -2 है, यहाँ पर आपका -1 आ गया है। इसका मतलब ये 10 वाला ही आपका गलत होगा।
और आगे चल के देख लेते हैं, तो जे से आया जी, जी होता है आपका 7, तो देखिए यहाँ पर -3, ये इसी की वजह से हुआ है। यहाँ पर आपका अगर 9 होता, यहाँ पर आपका अगर 9 होता तो ये -2 होता और ये भी -2 होता। तो कहीं न कहीं ये बीच वाला जो है ये आपका गलत दे रखा है। तो आपका कौन-सा गलत होगा? देखिए 13 से 11, 11 से 10, तो एनपीजे जो होगा वो आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। एनपीजे ना होकर के इसको यहाँ पर क्या होना होगा? एनपीजे ना होकर के इसको यहाँ पर एनपीआई होना चाहिए, ठीक है? एनपीआई अगर ये होता तो ये बिल्कुल सही होता। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, मतलब कि रॉन्ग ही पूछा था तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है व्हिच नंबर शुड रिप्लेस एक्स एंड वाई। इस ये जो दे रखा है इसमें एक्स और वाई किस नंबर को रिप्लेस करेगा आपको बताना है, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या पैटर्न हमारा फॉलो हो सकता है। अगर हम एक्स को 11 रखते हैं तो 11 चौक 44 -2, ठीक है? और इसमें भी हम ये वाला लगाएं तो 10 चौक 40 -2, ये आंसर हमारा नहीं आ रहा है। जहाँ पर भी इजीली हमें पैटर्न मिल जाएगा वहीं हम उसको ओके कर देंगे। देखिए जैसे 9 है तो 9 पंजे 45 -3 और 10 पंजे 50 -3, तो ये भी आपका 50 से कम नहीं है, 50 से ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ भी हमें एक कोई पैटर्न देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हम सारे ऑप्शंस को यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि कैसे आ सकता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका 3 है तो 7 है, यानी एक्स की जगह हम 7 रखें, आगे दे रखा है हमारा 42, ठीक है? यहाँ पर हमारा 10 है, आगे दे रखा है 90। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि क्या हमारा बन सकता है। देखिए 7 से 42 पहुँचने के लिए यहाँ पर क्या है, 6 की मल्टीप्लाई हुई है, 7 42, ठीक है? और यहाँ पर 10 से 90 पहुँचने के लिए आपकी 9 की मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ हमें देखने के लिए मिल रही है कि जहाँ पर जो नंबर है उसको एक कम करके हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमारा सेकंड वाला आ गया है। इसी तरह से यहाँ पर जो नंबर है उसमें एक कम करके मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारा 90 आ गया है। इसका मतलब कहीं न कहीं यहाँ पर जो पैटर्न है वो हमारा फॉलो होता हुआ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी एक्स की जगह पर 7 और वाई की जगह पर 90 हमारा बिल्कुल सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा, इसमें प्लस ए को प्लस, बी को माइनस, सी को डिवीजन और डी को मल्टीप्लिकेशन बताया गया है। तो बताना है कि इसकी जो वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, ठीक है? तो इसको पहले लिख लेते हैं 32, डी की वैल्यू आपकी मल्टीप्लिकेशन है, ए की वैल्यू आपकी प्लस है और बी की वैल्यू आपकी माइनस है तो -54 और सी की वैल्यू आपकी डिवीजन है 27। बॉड मास का यूज़ करेंगे, पहले ये सॉल्व होगा तो 27 दूनी 54, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा तो 32 + 16 - 2, ये जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा, सॉल्व होकर आएगा। तो 16 × 48 - 2 46 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मार्क बताना है अगर आपको सिंबल इंटरचेंज करने पड़े, प्लस को माइनस से और मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन से। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 25 × 2 - 20 / 2 और +4 = क्वेश्चन मार्क और प्लस की जगह -12 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले बॉड मास का यूज़ करेंगे तो ये सॉल्व होगा, ये आपका 10 आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन तो ये आपका 50 आ जाएगा। देखा जाएगा 50 - 20, सॉरी 20 नहीं -10 होगा। 50 - 10 +4 = क्वेश्चन मार्क -12, ठीक है? तो ये क्या है, 50 में से आपका 10 जाएगा तो कितना आपका 40 बचेगा और ये 44 हो जाएगा, ठीक है? ये आपका 44 = क्वेश्चन मार्क -12, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये आपका 56 = क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह आपका 56 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पर देखिए दिए हुए हैं लेटर क्लस्टर, आपको बताना है कि 3 सेम है, जो बिलोंग नहीं करता है वो आपको बस बता देना है। यहाँ पर देखिए PQT, तो P से हम W पर जाएंगे तो P आपका 16 होता है, W आपका 23 होता है। 23 से फिर हम यहाँ पर A पर जाएंगे तो ये आपका 1 होता है। तो देखिए 16 से अगर हम 23 पर जाते हैं तो ये आपका 7 का गैप है, लेकिन यहाँ पर जब हम A पर जाते हैं तो 23 और 3 26 रखते हैं, यहाँ पर +4 ही ओनली है। तो इसका मतलब है कि ये पैटर्न हमारे यहाँ फॉलो नहीं होगा। अगर फॉलो होता तो फिर सारी हम यहाँ पर करेक्टली इनको ऐड कर लेते हैं। तो देखते हैं फिर यहाँ पर क्या होगा, तो हम इंडिविजुअली देखते हैं। पहला क्या है हमारा PQT है, PQT है, P 16 होता है, Q 17 होता है और T हमारा 20 होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए अगर बीच वाले को देखें तो ये इधर -1 हो रहा है और इधर +3 हो रहा है, इधर -1 हुआ, इधर +3 हुआ। दूसरा देखते हैं WYC, W 23 होता है, Y आपका 25 होता है, C जो है आपका 3 होता है। अगर यहाँ पर देखें तो 25 - 2 इधर हो रहा है और अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, तो वाई से अगर हम आगे चलेंगे तो वाई से ZABC, तो आपका यहाँ पर +4 हो रहा है। अगला देखते हैं ACG, C 3 है, A 1 है और G आपका 7 है, तो 3 - 2 हो रहा है और अगर आगे चलेंगे तो +4 हो रहा है। यानी कि देखिए पैटर्न हमको मिल चुका है। यहाँ पर क्या है,
अगर बीच वाले से लेफ्ट में चलेंगे तो -2 करना पड़ेगा, बीच वाले से राइट में चलेंगे तो +4 आपको करना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट वाले में ऐसा नहीं था। तो यही आपका डिफरेंट हो जाएगा। क्यों डिफरेंट हो जाएगा? इसको भी आप देख सकते हैं, बीच में 10 है, इधर आए तो आपका 8 आ गया, H8 होता है, और इधर चले तो +4 यानी कि 14 आ गया। इसका मतलब फर्स्ट वाला ही जो है वो आपको यहाँ पर डिफरेंट है, वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन, जहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या आएगा। ठीक है, 27 से 39 आया तो कितना यहाँ पर ऐड हो रहा है, देखिए 12 ऐड हो रहा है। 39 से 59 तो 39 + 2 41, यहाँ भी आपका 12 ऐड हो रहा है, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12, तो इसमें भी हम यहाँ पर 12 ऐड कर देंगे। तो 12 ऐड करेंगे, यूनिट डिजिट 7 आएगा, 7 आपका एक में ही है, 87 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से रीजनिंग के आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर। ठीक है, तो आज हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है वो जीएस नहीं बल्कि क्या है, मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है। इसके हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हाट विल एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल ए सम ऑफ मनी डबल इन 20 ईयर्स। किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 20 वर्षों में 2 गुना हो जाएगी। यानी कि ये कह रहा है कि मान लीजिए जो हमारी राशि थी, प्रिंसिपल था पी था, 20 साल में टाइम कितना है, टाइम 20 साल है, ये कह रहा है कि वो डबल हो जाएगी, यानी कि पी का वो दुगना हो जाएगी, 2p आ जाएगी। तो पी का दुगना दुगना होने का मतलब क्या है कि जो हमें इंटरेस्ट है वो कितना मिलेगा, वो हमको पी ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि पी और पी को ऐड करेंगे तो आपका 2p हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमें इंटरेस्ट पी ही मिल रहा है। तो देखिए, इस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। ठीक है, तो इजीली इसको इसी से हम कर लेंगे। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है, पी ही मिल रहा है, यानी कि जितना हमारा प्रिंसिपल था उतना ही हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तभी तो हमारा अमाउंट डबल होगा। तो हमारा देखिए एसआई क्या है, पी है, और हमारा प्रिंसिपल क्या है, वो भी पी है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि डबल करने के लिए क्या है, जितना हमारा प्रिंसिपल है उतना ही हमें इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए, उतना ही हमें ब्याज भी मिलना चाहिए। रेट क्या है, रेट हमें नहीं पता, रेट पता करनी है। टाइम आपका 20 साल है और डिवाइडेड बाई 100, तो पी से आपका पी कट जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, और 20 × 25 100, 5 आपका इधर आ जाएगा, तो आर आपका कितना आ जाएगा, 5% यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, अ कॉनिकल टेंट विद अ बेस डायमीटर ऑफ 70 मीटर। कॉनिकल टेंट, कौन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, डायमीटर कितना है, 70 है, तो इसकी रेडियस जो है वो 35 हो जाएगी। हाइट कितनी दे रखी है आपको, 12 मीटर दे रखी है। इसने कहा है कि बनाया जाता है, व्हाट लेंथ ऑफ कैनवास विल बी रिक्वायर्ड इफ द विड्थ ऑफ द कैनवास इज 11 मीटर। तो सबसे पहले क्या है कि हमें पहले कैनवास का पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने जो कोन का होता है वो πr/l होता है। तो πr/l निकालने के लिए हमें पहले l निकालनी होगी, यानी जो इसकी ये हाइट है वो निकालनी होगी। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे। यहाँ पर देखिए हाइट, ये जो आपका परपेंडिकुलर है वो 12 है, और बेस जो है वो आपका 35 है। तो ये जो है आपका हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, तो देखिए हमारे पास ट्रिपलेट होता है 12, 35 और 37। ठीक है, ये आपको कुछ ट्रिपलेट याद करने होंगे, या फिर आप इसको निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, ये 37 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 37 आपकी लेटेंट हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो क्या है, आपकी जो तिर्यक ऊंचाई है हिंदी में जिसको कहते हैं, वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 37 आ जाएगी। 35 है और ये आपकी क्या आ जाएगी, 37 आ जाएगी। अब हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, अपना कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। पाई 22/7 लेंगे, इंटू आर क्या है आपका, आर 35 है, और जो हाइट है आपकी वो ये एल जो है वो आपकी 37 हो जाएगी। ठीक है, तो 7 से हम इसको 5 बार काटते हैं, 7 × 5 = 35, तो 22 × 5 × 37, ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है व्हाट इज द लेंथ। इसने लेंथ पूछी है और विड्थ हमें दे दी है। तो देखिए लेंथ और विड्थ, इसका जो एरिया होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यानी लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू ये टोटल एरिया 22 × 5, ये कितना हो जाएगा आपका 110 × 37। हमें क्या दे रखी है, हमें इसकी विड्थ दे रखी है 11, तो विड्थ की जगह पर हम 11 रख देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये आपका डिवीजन में हो जाएगा। तो लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 110 × 37 डिवाइडेड बाई 11, ये 10 बार कट जाएगा, और 370 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा, द एवरेज एज ऑफ 3 पर्सन इज 70 ईयर। 3 लोगों की जो एवरेज एज है वो 70 ईयर है। तो टोटल एज कितनी हो जाएगी, टोटल जो एज होगी उसमें 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 70 × 3 आपकी 210 साल हो जाएगी, तीनों की जो मिक्स है। अब ये कह रहा है कि प्रोपोर्शन जो है वो 159 है, 159 है, 1:5:9 है। इसने पूछा है
कि व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट पर्सन, यंगेस्ट पर्सन कितना है। तो देखिए जिसका रेशो कम है उसकी एज कम है, जिसका रेशो कम होगा उसकी एज कम होगी। तो रेशो किसका कम है, पहले वाले का है, 1 है। टोटल कितना है, तो 9 और 1 10 5 15, टोटल रेशो 15 है और टोटल जो एज है वो कितनी है हमारी, वो 210 है, ठीक है, 210 है। तो इसको हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर यहाँ पर आएगा। तो देखिए आपका ये सीधा सीधा कितना कट रहा है, 15 एकम 15, ठीक है। यहाँ पर बचेगा आपका 60, तो 15 चौका 60, 14 ईयर जो होगी वो सबसे छोटे वाले की एज आ जाएगी। अगर आपसे इसका पूछता तो 14 इंटू 5 हो जाता, और इसका पूछता तो कितना हो जाता, 14 इंटू 9 हो जाता। इसने सबसे क्या पूछी, सबसे छोटे वाले की पूछी, तो 40 जो हो जाएगा वो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 62 एंड 372 इफ वन नंबर इज 2/3 टाइम ऑफ द अदर। अच्छा, अगर एक नंबर दूसरे का 2/3 टाइम है तो बताइए स्मॉलर नंबर आपको फाइंड करना है। इसने कहा है कि HCF जो है वो 62 है, LCM जो है वो 372 है, और एक नंबर मान लीजिए हमने x मान लिया। अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर उसका 2/3 है, 2/3 ऑफ x है। तो बस सिंपल अपना फॉर्मूला लगा देंगे, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो 62 इंटू 372 इज इक्वल टू, पहला नंबर हमने x माना, दूसरा नंबर 2/3 ऑफ x माना, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर काट पीट कर लेंगे। तो 2 से देखिए कितनी बार कट रहा है, 2 से आपका कट जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 छिक्का 12, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये क्या जगह 3 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 3 इंटू ये देखिए 62 है, ये आपका क्या है 62 है, और ये भी आपका देखिए 6 से यहाँ पर कट सकता है, ये आपका 3 से भी कट जाएगा। 3 से अगर हम काटें तो ये 3 छंग 18 और 3 दूनी 6, देखिए 62 का पेयर मिल गया और 3 का पेयर हमको यहाँ पर मिल गया। तो ये क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 पेयर हमें मिल रहे हैं, 62 का भी पेयर मिल गया, 3 का भी पेयर मिल गया। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 62 इंटू 3, यानी कि 3 दूनी 6 और 3 छंग 18, 186 आपकी यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब इसने कहा है कि हमें स्मॉलर नंबर बताना है। एक नंबर तो हमारा एक्स था, दूसरा नंबर हमने क्या माना था 2/3 ऑफ एक्स, ठीक है। तो 2/3 यानी छोटा होगा, ये 3 का 2 हिस्सा बता रहा है। तो 186 का हमें क्या है 2/3 निकालना है। तो 3 से काटेंगे, 3 छंग 18 और 3 दूनी 6, 62 आ गया, 62 दूनी कितना 124, 124 जो हो जाएगा वो आपका स्मॉलर नंबर हो जाएगा, और जो बड़ा वाला नंबर होगा वो आपका 186 होगा। तो यहाँ पर पूछा था स्मॉलर नंबर, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपको बतानी है 9 की पावर -9, 8 की पावर -9 और 5 की पावर -9। तो हमने आपको बताया था कि जब भी मतलब सेम पावर हो तो हम क्या करते हैं कि सारे जो बेस हैं उनके आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पावर को हम सब के ऊपर ब्रैकेट में चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का बहुत ही इजी फॉर्मूला हमने आपको बताया कि 5 अगर हो तो उसको किसी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो इजी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 8 पंजे 40 है, तो 9 चौक 36, इजीली 360 आ गया, 360 की पावर -9, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, पावर अगर नेगेटिव है तो 1/360 की पावर 9 आ जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो 1/360 की पावर 9, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बाय हाउ मच इज 30% ऑफ 75 ग्रेटर देन 30% ऑफ 35। इसने कहा है कि 75 का 30% 35 के 30% से कितना अधिक है। तो 75 का 30%, 75 का 30%, और यहाँ पर हमें क्या निकालना है 35 का 30%, 35 का 30%। तो ये बता दिए, बताना है कितना है, 0 से 0, 0 से 0 हमने यहाँ पर काट ली है। अब ये देखिए क्या है, 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10, ये 5 से आएगा 15 बार, ये 5 से 5 दूनी 10, ये कितनी बार कटेगा 5 सत्ते 35, तो ये आ गया कितना 15/2, और ये आ गया 7/2। तो 15/2 में से 7/2 हम यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, सीधा सीधा बेस जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो डायरेक्टली माइनस हो जाएगा। ये आपका 8/2, 15 15 पंजे 75, अच्छा 15 थी 45 आएगा ये, और 7 थी 21 आएगा, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 1 मिनट। ये कितना आएगा, क्योंकि 3 भी साथ में है, तो ये आपको कितना आ जाएगा 15 थी 45, 45/2, और ये आएगा आपका 7 थी 21/2, ठीक है। तो इसको हमें देखना है कि ये इससे कितना कम है, तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 45 माइनस 21/2, ये कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 4 और 4, 45 माइनस 7 21, 15 45, हाँ ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ रहा है यहाँ पर 4 और 2 डिवाइडेड बाई 2,
ये कितना हो जाएगा 12 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/9 ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा समझना होगा आपको इसको। आकाश इनकर्स अ लॉस ऑफ 30%, इफ ही सेल्स इट एट 62% ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज। इसने कहा है कि आकाश किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/9 पर बेचकर 30% की हानि उठाता है। यदि वह उसे उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 62% पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत जो है वो क्या होता। ये क्वेश्चन आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इसने कहा है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/9 ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस। तो हमने मान लिया कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो है वो इसका एक्स है। क्या, जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है वो हमने एक्स मान लिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जब उसको 2/9 पर बेचा जाता है तो 30% का लॉस होता है। यानी कि हमने जब इसको कितने पर बेचा, इसको 2/9 ऑफ एक्स पर बेचा तो कितने का इसको लॉस हुआ, इसको 30% का लॉस होता है। इसका मतलब यहाँ से हम सी पी निकाल सकते हैं। सी पी कैसे निकलेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये आपकी कितनी है, ये आपकी 70% की वैल्यू है, क्योंकि 30% तो इस पर हमें लॉस हो रहा है। इसका मतलब सी पी जो होगा वो 2/9 इंटू एक्स, तो ये कितने की वैल्यू है, ये आपकी 70 की वैल्यू है, और हमें वैल्यू 100 की चाहिए, तो हमारा सी पी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सी पी हमारा यहाँ पर क्या आ जाता है, 20/63x, ये हमारा सी पी आ गया, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि सी पी एस पी वैन सोल्ड एट 62% ऑफ ओरिजिनल प्राइस। अगर ओरिजिनल प्राइस के 62% पर बेचा जाता है तो जो सी पी है वो हमारा, वो जो एस पी है वो हमारा कितना होगा। तो देखिए वो हमारा कितना होगा, 62% की बात कर रहा है, तो ये सिंपली 62% यानी कि 62/100 इंटू एक्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स क्या है हमारा, ओरिजिनल है, इसके 62% में बेच रहे हैं, तो 0.62x जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा जब इसको 62% पर बेचा जाता है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि एसपी में से हम सीपी को माइनस करते हैं और डिवाइड करते हैं सीपी से, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही होता है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। एसपी हमारे पास है, सीपी भी हमारे पास है, बस फाइनली यहाँ पर आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए सीपी हमारे पास ये रहा, एसपी हमारे पास ये रहा, ठीक है। तो बस इसको यहाँ पर फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, एस पी माइनस सी पी। तो एस पी क्या है हमारा 0.62x है, सी पी क्या है हमारा 20/63x, और डिवाइडेड बाई सी पी क्या है हमारा 20/63x, ठीक है, इंटू में 100। बस इसको हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद अपना आंसर यहाँ पर निकाल देना है। तो देखिए क्या आएगा, मैं ऊपर से थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ। आई होप कि आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो वीडियो को एक बार बैक करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको बस अब कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पर और कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 63 है, यहाँ पर नीचे 1 है, तो एलसीएम लेके जैसे ही हम इसको करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 63 की, इसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका आ जाएगा 39.6x माइनस 20, यहाँ पर है 20x, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा आपका, देखिए 63 से ये 63 कट जाएगा और नीचे बचेगा आपका 20x, ठीक है, 20x बचेगा। तो इसमें से 39 में से हम 20 यहाँ पर माइनस करेंगे तो फिर हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा 19.06x डिवाइडेड बाई 20, और इंटू में आपका 100 यहाँ पर चल ही रहा है, इंटू में आपका 100 यहाँ पर चल रहा है। तो 20 पंजे 100, 5 बार कटा, इसकी यहाँ पर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चंग 30 और 19 पंजे 95, 95.3 जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 95.3% क्या हो जाएगा, उसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। 95.3 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इसने आपको घुमाने की कोशिश की, लेकिन जो जो उसने बोला है वही वही करते चलना है और आंसर आपका आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 है, if 615 apples were distributed among Nikhil, Nidhi and Tejas in the ratio 1/3, 1/9 and 1/8, how many apples did Tejas get? तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, आपको जो रेशियो है उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो रेशियो कितना है हमारा 1/3, 1/9 और 1/8। ये आपका फ्रैक्शन में रेशियो दिया है, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको पहले हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना है। होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो नीचे दिया है इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 3, 9 और 8 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 से करेंगे 138, ठीक है, और 3 और 8 आ जाएगा, 8 से 24 72 आ जाएगा। तो सब में हम 72 की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो रेशियो होगा वो क्या आ जाएगा, ये आपका 24 आ जाएगा, ये 9 ने 72 और ये 8 ने 72, ये आपका क्या हो गया, ये हमारे यहाँ पर रेशियो आ गया। ये आपका क्या आ गया, रेशियो आ गया। अब देखते हैं कि हमें बताना क्या है, हमें बताना है तेजस का।
तेजस जो है वो आपका लास्ट में, यानी कि लास्ट वाला जो रेशियो है वो तेजस का है, यानी तेजस के हिस्से में जो है 9 आ रहा है। तो 9 डिवाइडेड बाई टोटल करते हैं, तो 9 और 8 17, 17 और 24 हमको यहाँ पर जोड़ना है, तो 7 4 11 और 24, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका टोटल 41 आ जाएगा। इनटू टोटल दिया कितने हैं एप्पल 615, तो 615 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी बार कट रहा है, तो 41 एक बार जाएगा पहले, तो उसके बाद यहाँ पर कितना आ रहा है, ये एक बार जाएगा तो ये 205 बचेगा, और 41 पंजे यहाँ पर देखिए 15 बार कट जाएगा, ठीक है। और 15 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 9 में कर देंगे, तो कि 15 निमा 135 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो तेजस के हिस्से में कितने आएंगे, 135 आएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये रहा, इसको सिंपली आपको सॉल्व करना है। इसका मतलब होता है 2.5 डिवाइडेड बाई 19.5, और इसको हम इक्वल लिखते हैं, और 12/x, बस कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेनी, पॉइंट से आपका पॉइंट यहाँ पर खत्म हो जाता है, x इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो x इंटू 25 इज इक्वल टू 12 इंटू 195। 25 को डिवाइड करके यहाँ भी लिख सकते हैं, तो 25 लिख दिया, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। मैंने बताया था नीचे जब भी आपको 5 वाली डिजिट दिखाई दे तो उसको 10 बनाने की कोशिश करो। तो यहाँ पर देखिए 25 को क्या बनाया जा सकता है, 100 बनाया जा सकता है। कैसे, इसमें अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें किसकी, 4 की, इंटू 4, नीचे क्या है तो ऊपर भी इंटू 4 करना पड़ेगा, तो नीचे आपको क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और इजीली हम ऊपर यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमें क्या है, 12 चौक 48 की मल्टीप्लाई 195 करनी, 195 गुणा 48 करना पड़ेगा, और नीचे आपका 100 है ही। तो ये आपकी जो मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 9360 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 100 है, तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आ जाएगा, 93.60 आ जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप डिवाइड करने से बच जाएंगे, डिवाइड करने का झंझट जो है वो आपका यहाँ पर खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। और डिवाइड के नाम पर जो आपकी नीचे 2 जीरो हैं तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 93.60 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 और मैथमेटिक्स का लास्ट क्वेश्चन, इन ए क्लियरेंस सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स an item whose mark price was 12,200 is now sold for 10,004. D% is discount percentage on item. The value of D is. इसने बताया कि 12,200 किसी वस्तु का जो है मूल्य था, लेकिन उसको 10,400 में बेचा गया और D% का डिस्काउंट दिया। तो ये बताना है कि वो उसने कितना डिस्काउंट दिया जिससे कि ये 12,200 की चीज़ 10,004 में बेची गई। तो सिंपली कुछ नहीं करना है कि कितना, पहले इसको पैसे में निकाल लीजिए, कितने रुपए का इसने डिस्काउंट दिया है। तो 12,200 में से हम क्या करेंगे, 10,004 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका टोटल 6, उसके बाद आएगा 12,200, तो ये 9 आ जाएगा, 1 आएगा, और उसके बाद आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2196, तो 2196 डिवाइडेड बाई कितना, जिस पर दिया गया था, तो 12,200 इंटू 100, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्या आएगा, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो यहाँ पर कट जाती है। उसके बाद आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड हम यहाँ पर किससे कर सकते हैं, इसको 61 साढ़े 120, 61 से अगर हम यहाँ पर डिवाइड करना चाहें तो क्या ये कट जाएगा। देखिए 61 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो 61 दूनी 122 आया, और इसको अगर 61 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका कितना आएगा, तो ये देखिए 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 4 बार तो नहीं जाएगा, ये आपका 3 बार जाएगा, 6 3 18, यानी कि 100 कितना बचा, 83 आएगा, और 219 में से 183 हम यहाँ पर घटाते हैं तो ये कितना आता है, 6 और आपका क्या आएगा, 8 9 10 11 36, यानी कि 366 आपका यहाँ पर आ रहा है। और ये फिर से हम इसको यहाँ पर 61 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 6 छंग 36, देखिए 6 बार कटेगा तो 36 आपका यहाँ पर आ जाएगा, और फिर से इसको 2 से काट सकते हैं तो ये आपका 18 आ जाएगा, यानी कि 18 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 18% की जो छूट है वो इसने दी थी, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, जो है हमारा जनरल अवेयरनेस का। इसके भी हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि ये मुफ्त एलपीजी जो दिए गए थे गरीबों को, मुफ्त एलपीजी सिलेंडर जो दिए गए थे, कनेक्शन दिए गए थे, उससे संबंधित था, ठीक है। जो आपके बीपीएल थे, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग थे, महिलाओं के नाम पर ये कनेक्शन दिए गए थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा, एलपीजी कनेक्शन। तो ये कब, इसकी शुरुआत जो है वो यहाँ पर कब की गई थी, तो 1 मई 2016 को, ठीक है। दूसरी बात करें अगर वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो ये था आपका पीएम जनधन योजना के बारे में आपने सुना होगा। पीएम जनधन योजना जो थी वो आपकी वित्तीय समावेशन से रिलेटेड थी, और ये आपकी कब शुरू की गई थी, ये आपकी अगस्त 2014 में शुरू की गई थी।
डेट देखें तो 28 अगस्त 2014 को। स्किल ट्रेनिंग फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण जो था वो आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, ये आपकी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाओं के तहत थी और इसकी जो शुरुआत थी वो आपकी 15 जुलाई 2015 को की गई थी, 15 जुलाई 2015। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो ये आपकी क्या है, PM सौभाग्य योजना है, PM सौभाग्य। इसकी शुरुआत कब की गई थी, 25 सितंबर 2017 को। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको यहाँ पर जानना चाहिए। तो जो इसका यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला का आंसर होगा वो होगा LPG कनेक्शन, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए धम्म लिपि डिजाइन बाई अशोक, निम्नलिखित में से कौन सी अशोक द्वारा नामित धम्म लिपि नहीं है। 7 स्तंभ ये तो है, आप सभी जानते हैं। कलिंग की चट्टान अभिलेख, कलिंग का रॉक एडिक्ट ये भी है। मैसूर चट्टान नहीं है, और जो आपके 14 रॉक एडिक्ट हैं वो भी आपके अशोक की धम्मलिपि में है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट इज अब्सॉर्ब्ड प्राइमरीली इन द इलियम एंड रिक्वायर्स इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर इट्स एसिमिलेशन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य घटक मुख्य रूप से इलियम में अवशोषित होता है और इसके आत्मसात्करण के लिए आंतरिक कारक इंट्रिंसिक फैक्टर की आवश्यकता होती है। कैल्शियम, विटामिन C, विटामिन B12 या फिर आयरन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, राइटर अरुंधति रॉय वन दी बुकर प्राइज इन ईयर 1997 फॉर हर नोवेल, लेखिका अरुंधति रॉय ने 1997 में अपने किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कम से कम मैंने अब तक इसको कम से कम 10 पेपरों में देख लिया है। ठीक है, इसलिए आपको ये जरूर याद रखना है कि अरुंधति रॉय को जो बुकर प्राइज मिला था वो किस नोवेल के लिए मिला था, किस उपन्यास के लिए मिला था। लज्जा के लिए नहीं मिला था। लज्जा जो है वो आपका किसका है, लज्जा आपका तस्लीमा नसरीन का है। द टू स्टेट जो है वो आपका किसका है, चेतन भगत का है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये है आपका अरुंधति रॉय का वो नोवेल जिसने अरुंधति रॉय को बुकर प्राइज दिलवाया था। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिडनाइट चिल्ड्रन जो है वो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया नोवेल है। ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास कंटेन्स मैजिक स्पेल्स एंड चार्म्स टू वार्ड ऑल ऑफ द एविल स्पिरिट एंड डिसीज, निम्नलिखित में से किस वेद में बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्र और टोटके शामिल हैं। ऋग्वेद में नहीं है, अथर्ववेद में है, यजुर्वेद में नहीं है, सामवेद में नहीं है। ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद के बारे में आपको पता होगा कि ये सबसे पुराना वेद है। ठीक है, और इसमें 1028 सूक्ति हैं, सूक्त हैं यानी कि भजन टाइप है, भजन है, यानी कि आपके अग्नि देवता, इंद्र देवता और वरुण देवता से संबंधित जो 1028 सूक्त इसमें है। उसके अलावा बात करें अगर सामवेद की, तो सामवेद जो है ये इसको कहते हैं द वेदा ऑफ मिलोडीज, यानी कि ये आपका सामवेद जो है ये आपका साम से सॉन्ग आप याद रख सकते हैं, यानी म्यूजिक जो है वो आपका इसी से, रूट ऑफ द इंडियन म्यूजिक इसको कहा जाता है कि इंडिया में जो म्यूजिक की स्टार्ट हुआ है वो इसी से हुआ है। यजुर्वेद की अगर बात करें तो यजुर्वेद जो है ये रिचुअल्स के जो तरीके हैं उनको बताता है, जो आपके यज्ञ और अनुष्ठान के तरीके हैं वो इसमें लिखे हुए हैं। अथर्ववेद में आपका क्या है, अथर्ववेद में आपके जो मैजिक और मेडिसिन है, यानी जादू टोने, मंत्र और बीमारियों को भगाने के लिए, ठीक है, और बुरी आत्माओं को भगाने के लिए, बीमारियों को ठीक करने के लिए जादू टोने और सूत्र इसमें दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा अथर्ववेद आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूनियन टेरिटरी अनाउंस्ड फ्री बस ट्रेवल फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इन 2024, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2024 में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की थी। तो 2024 की अगर बात यहाँ पर हो रही है तो दिल्ली में ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस सेवा की यहाँ पर घोषणा कर दी गई थी। दिल्ली में देखिए महिलाओं के लिए पहले से ही बस की यात्रा जो है वो मुफ्त थी और बाद में 2024 में ट्रांसजेंडर के लिए भी इसको फ्री कर दिया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा, इसमें आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, आपको सही हैं बताने हैं। विच आर करेक्ट अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट इंक्लूड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं उनको भारत के मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज वाज एडेड इन 1976 थ्रू द 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, ये बात भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है,
और एक क्वेश्चन और भी हमने पहले पढ़ा था कि 42वां जो संविधान संशोधन था उसको किस नाम से जाना जाता है, तो वो आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी उसको जाना जाता है, जिससे कि प्रीएम्बल में भी आपके क्या है कुछ वर्ड्स जोड़े गए थे जिनमें आपके क्या थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो ये आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का। इस टाइम पर जो आपके मौलिक कर्तव्य थे वो 10 यहाँ पर ऐड किए गए थे, बाद में एक और यहाँ पर ऐड किया गया, वो 2002 में आपका ऐड किया गया था। तो पहला और दूसरा आपको यहाँ पर बिल्कुल सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर जस्टिसिएबल, वायलेशन ऑफ दिस ड्यूटीज इज पनिशेबल बाय लॉ। मौलिक कर्तव्य न्यायोचित है, अर्थात इन कर्तव्यों का उल्लंघन कानून द्वारा दंडनीय है, तो ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें अगर ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है, विकल्प 4 आपका यहाँ पर एकदम सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका छठ पूजा। छठ पूजा से रिलेटेड है। छठ पूजा, अ डैश सेलिब्रेशन विच टेक प्लेस आफ्टर दिवाली, इज डेडिकेटेड टू सन गॉड एंड हिज वाइफ उषा। छठ पूजा एक उत्सव है जो दिवाली के बाद मनाया जाता है, सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। ये कितने दिन का है ये पूछा है, 2 दिवसीय है, 10 दिवसीय है, 4 दिवसीय है, फिर 7 दिवसीय है। तो ये आपका 4 दिन का एक त्यौहार होता है, 4 दिवसीय, 4 डेज सेलिब्रेशन है। तो 4 दिन इसमें मतलब क्या होता है, अलग अलग काम होते हैं। तो पहला जो दिन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नहाए खाए, ठीक है, उसको कहते हैं नहाए खाए। इसमें क्या करना होता है, जो लोग होते हैं वो नदी या तालाब में एक पवित्र स्नान करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, नदी या तालाब में पवित्र स्नान करते हैं और उसके बाद शुद्ध भोजन करते हैं, शुद्ध भोजन और मेनली कद्दू और भात जो होता है वो इस दिन खाया जाता है पहले दिन। दूसरे दिन की अगर यहाँ पर बात करें तो दूसरे दिन जो होता है उसको कहते हैं खरना, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें पूरे दिन का एक निर्जला व्रत होता है। निर्जला मतलब जल बिल्कुल भी नहीं पिया जाता है, निर्जला व्रत होता है। और निर्जला व्रत के बाद शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद जो है वो ग्रहण किया जाता है, ठीक है, गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद। दूसरे दिन की बात ये हो रही है। इसके बाद थोड़ा कठिन हो जाता है और 36 घंटे का, कितने का, 36 घंटे का व्रत चलता है। 36 घंटे का व्रत चलता है, शुरू होता है। और जो तीसरे दिन आपका क्या हो जाता है, संध्या अर्घ्य होता है। संध्या अर्घ, अर्घ मतलब पूजा, संध्या अर्घ होता है। और इसमें क्या है, यह जो है डूबते सूरज को समर्पित होता है। क्या होता है, डूबते सूरज को समर्पित होता है। और जिन लोगों ने 36 घंटे का व्रत रखा होता है, जो व्रती लोग होते हैं जिन्होंने मतलब व्रत रखा होता है, वो पानी में खड़े होकर सूर्य देव को पूजा करते हैं, मतलब प्रार्थना अर्पित करते हैं डूबते हुए सूर्य को। ये तीसरे दिन की कहानी है। और चौथे दिन यहाँ पर क्या होता है, इसे उषा अर्घ कहते हैं। पूजा अर्घ, अर्घ का मतलब पूजा करना ही होता है, अपने आप को समर्पित कर देना होता है। तो इसमें क्या होता है, अंतिम दिन उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, यानी कि अपने आप को समर्पित किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। और पूजा के बाद फिर क्या है, आपका व्रत खोला जाता है। तो ये चारों दिन का पूरा छठ पूजा का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन था ये आपका। और अगर पूछा जाए कि ये जो है आपका किसको समर्पित है, तो यहाँ पर पहले ही आपका क्वेश्चन में लिखा था, ये आपका सूर्य देवता और छठी मैया, जिन्हें उषा भी कहते हैं या भोर की देवी भी कहा जाता है, उनको समर्पित होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि छठ पूजा एक 4 दिवस का त्यौहार होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलिए। बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया वर द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड अनाउंस्ड। भारत के किस मंत्रालय द्वारा 70वें फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम ये नहीं था, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन भी नहीं था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी नहीं था। ऑप्शन नंबर 4 मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये अनाउंस किए गए थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और जीएस के लास्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एडवांटेज ऑफ 5G टेक्नोलॉजी ओवर प्रीवियस जनरेशन। निम्नलिखित में से कौन सी पिछली पीढ़ियों की तुलना में 5G तकनीक एक प्रमुख लाभ है। लोअर डेटा स्पीड, बिल्कुल नहीं। 5G स्पीड तो आपकी बहुत ही हाई स्पीड पर चलती है। रिड्यूस डिवाइस कनेक्टिविटी, ये भी गलत है। इसमें कनेक्टिविटी जो डिवाइस की होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। हायर लेटेंसी, हायर लेटेंसी नहीं, हायर लेटेंसी नहीं, लेटेंसी मतलब विलंबता। लेटेंसी क्या होती है आपकी, अगर आपको मैं बताऊं तो लेटेंसी जो होती है, जो डेटा को ट्रांसफ़र होने में समय जो लगता है, शुरू जो होने में समय लगता है, उसको लेटेंसी कहते हैं। तो इसको, इसकी हाई नहीं है, ये बहुत ही कम हुई है, लोअर हुई है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन है एनहेंस बैंडविड्थ एंड लोअर लेटेंसी, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या है, 4G और 5G की अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी कंपैरिजन करें तो 4G और 5G में यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको आप एक कंपैरिजन के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि 5G और 4G में क्या डिफरेंस है। अगर बात करें हम पीक स्पीड की, जो आपकी स्पीड होती है 4G में मैक्सिमम स्पीड आपकी 1 GB पर सेकंड तक जा सकती है, यानी कि 1 सेकंड में 1 GB डाउनलोडिंग या अपलोडिंग की जो स्पीड होती है आपकी 1 Gbps पर जा सकती है, 1 Gbps। और जो आपकी 5G है
वो कितना, वो इससे बहुत ज़्यादा, 4G वाले से बहुत ज़्यादा, ये आपकी 20 Gbps तक जा सकती है, 20 GB पर सेकंड तक जा सकती है। तो ये तो आगे हो गई आपकी हाईएस्ट स्पीड यानी पीक स्पीड डेटा की। दूसरी अगर हम बात करें लेटेंसी, लेटेंसी जो अभी मैंने आपको बताया कि डेटा को ट्रांसफ़र होने में जो शुरू होने में जो समय लगता है, ठीक है? क्या? जो डेटा ट्रांसफ़र होने में जो लगने वाला समय है, उसको कहते हैं लेटेंसी। तो यहाँ पर क्या है, जो आपकी 4G स्पीड है, वो आपकी टाइम लेती है 30 से 40 मिलीसेकंड, लेकिन 5G में क्या है, वो आपका 1 मिलीसेकंड का लक्ष्य रखा गया कि 1 मिलीसेकंड में ही आपकी जो ट्रांसफ़र है वो प्रक्रिया यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तीसरा जो यहाँ पर है, वो आपका क्या है, कनेक्टिविटी। ये क्योंकि इसने देखिए कनेक्टिविटी की बात करी है, तो कनेक्टिविटी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। जो 4G है, 4G है तो इसमें 1 किलोमीटर के दायरे में कितने जो लोग हैं कनेक्ट हो सकते हैं, तो इसमें आपके हो सकते थे 100 के, यानी कि 1 लाख लोग, 100 के को क्या बोलते हैं, 1 लाख लोग कनेक्ट हो सकते थे पर स्क्वायर किलोमीटर। और जो आपका 5G है उसमें आपके 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग पर किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कनेक्ट हो सकते हैं। तो 5G जो है देखा जाए तो हर तरह से 4G से बेहतर है। यहाँ पर 1 Gbps हो सकता है, यहाँ पर 20, ये 30 से 40 सेकंड का टाइम लेता है, मिली सेकंड का जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया उसको शुरू होने में, ये 1 मिली सेकंड में ही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 100 के यानी 1 लाख लोग 1 किलोमीटर के दायरे में कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसमें 5G में क्या है, 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग जो हैं वो 1 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर। हमारे यहाँ पर जीएस के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि ये सभी आपको समझ में आए होंगे। बात करते हैं अब नेक्स्ट सेक्शन की, जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का। इसके भी हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। यहाँ पर आपको बताना है कि जो अंडरलाइन वर्ड है उसका आपको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम किससे, किस ऑप्शन से। द सडन डाउन टर्न इन द इकोनॉमी कॉट एवरीवन ऑफ गार्ड। सडन डाउन टर्न का मतलब होता है एकदम अचानक से किसी चीज़ का सरप्राइजिंगली अनएक्सपेक्टेडली किसी चीज़ की कुछ घटना घट जाना, ठीक है। समथिंग कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड एंड सरप्राइजिंग हो जाना, उसको क्या कहते हैं, शॉट इन द डार्क। शॉट इन द डार्क कहते हैं? जी नहीं, शॉट इन द डार्क कहते हैं मतलब कहते हैं ना कि धूल में लठ मारना, हिंदी में अगर आपने सुना होगा। ए वाइल्ड गेस विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, बिना इन्फॉर्मेशन की कोई बात ऐसे ही बोल देना, ठीक है। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। नीडल इन ए हे स्टेक। लिटिल इन हे स्टेक का मतलब क्या है, देखिए इसका अगर लिटिल मीनिंग देखें तो भूसे के गट्ठर में एक अगर आपने सुई फेंक दी तो जितना ढूंढना उसको डिफिकल्ट होगा, तो इसी से इसका आप यहाँ पर क्या है मीनिंग निकाल सकते हैं। समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, जिस चीज़ को फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो उसको कहते हैं। तो ये तो इसका आंसर यहाँ पर नहीं हो सकता। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है, समथिंग अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग, यानी कि ये जो होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और ये इसको रिप्लेस कर सकता है, किसको, सडन डाउन टर्न को। बिटर पिल टू स्वैलो। बिटर पिल टू स्वैलो होता है एक कड़वी दवा जिसको हजम करना है, यानी कि एक ऐसा ट्रुथ जो थोड़ा अनप्लीजेंट है लेकिन हमको उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको कहते हैं बिटर पिल टू स्वैलो। यहाँ पर आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका बोल्ट फ्रॉम दी ब्लू। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है। आपको बताना है यहाँ पर एडजेक्टिव जो है वो यहाँ पर प्लेस करना है। आपको देखना है कि कौन सा जो है बेस्ट यहाँ पर होगा। The process of extraction of oil is dash than the process involved in prospecting oil। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ों की यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें देखने मिला है कि कंपैरिजन हो रहा है। तो कंपैरेटिव डिग्री वाला जो भी आपका आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर ऑप्शन होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो प्लेन नहीं होगा, प्लेन देन नहीं होता है, इजी देन नहीं होता है, सिंपल देन नहीं होता है, सिंपलर देन। ये देखिए आपका कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है और सिंपलर के बाद देन भी आपको बता रहा है कि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री ही आएगी, यानी एक की तुलना यहाँ पर दूसरे से की जा रही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन दी फॉलोइंग कन्वर्सेशन आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड आर्डुअस। आर्डुअस का आपको क्या है, सिनोनिम बताना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आर्डुअस का मतलब क्या है। तो आर्डुअस का मतलब होता है समथिंग डिफिकल्ट एंड फायरिंग, कोई चीज़ जो मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है उसको आर्डुअस कहा जाता है। तो द प्रोजेक्ट वाज पर्टिकुलरली आर्डुअस, यहाँ पर देखिए दे रखा है, रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड डेडिकेशन फ्रॉम एवरीवन इन्वॉल्व्ड। पर्सन भी कहता है इंडीड द वर्क वाज डैश। अब यहाँ पर सिनोनिम रखना है इसका, सिनोनिम, बट द सक्सेसफुल आउटकम मेड इट वर्थवाइल। सिंपल आएगा, चैलेंजिंग आएगा, इजी आएगा या फिर एफर्टलेस आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, आर्डुअस का मतलब हमने आपको क्या बताया कि समथिंग दैट इज डिफिकल्ट और टायरिंग, डिफिकल्ट और टायरिंग। तो सिंपल जो है, सिंपल तो डिफिकल्ट नहीं होता है, इजी भी आपका डिफिकल्ट नहीं होता है। एफर्टलेस का मतलब भी क्या होता है, जिसको मतलब इजीली हो जाए, जिसमें कोई एफर्ट ही ना लगाना पड़े। तो ये तीन तो क्या हो जाएंगे, इसके यहाँ पर आपको एंटोनिम देखने के लिए मिले, हमें यहाँ पर सिनोनिम बताना है। तो चैलेंजिंग जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैलेंजिंग का मतलब भी होता है क्या,
जो चीज़ थोड़ी-सी मतलब डिफ़िकल्ट होती है, थोड़ी चैलेंजिंग टास्क दे देते हैं ना कभी-कभी कि ठीक है, थोड़ा चैलेंजिंग टास्क है यानी थोड़ा हार्ड है करने में। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यहाँ पर जंबल्ड पैराग्राफ दिया हुआ है, यानी सेंटेंसेस जो है वो आगे-पीछे करके दिए हैं। आपको बताना है कि कौन-सा वाला यहाँ पर जो ऑर्डर है वो एकदम सही होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, लिटरेचर ऑफन सर्व एज अ मिरर टू सोसाइटी रिफ्लेक्टिंग इट्स वैल्यू एंड कंसर्न। तो देखिए पहले पढ़ते ही हमें पता चल रहा है कि ये जो है इंट्रोडक्शन हमें लिटरेचर का इसने दिया है, तो कहीं ना कहीं सेंटेंस आपका ए से स्टार्ट हो सकता है। बाकी और ऑप्शन भी पढ़ के देख लेते हैं। थ्रू दीज नरेटिव्स रीडर गेन इंसाइट इनटू द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम। Many authors have used their work to comment on social issue, offering both critic and commentary. As a result, अब देखिए यहाँ पर रिजल्ट की बात हो गई है, तो डेफिनेटली ये बात तो पक्की हो गई कि ए से शुरू होगा और डी पर आपका खत्म होगा। ए से शुरू होगा, डी पर आपका खत्म होगा, तो 3 ऑप्शन आपके यहाँ जो 2 ऑप्शन है वो आपके कट जाते हैं। अब देखना कि पहले बी आएगा या पहले सी आएगा। यहाँ पर देखिए हमने जब पहला वाला सेंटेंस हम पढ़ते हैं तो ये आपको क्या बताता है, ये आपका जो मेन टॉपिक है उससे इंट्रोड्यूस करा रहा है कि लिटरेचर ऑफन सर्व एज ए मिरर टू सोसाइटी। मिरर टू सोसाइटी है जो लिटरेचर है, यानी कि जो हमारा साहित्य है वो हमारी सोसाइटी का एक मिरर होता है। थ्रू दीज नरेटिव्स रीडर गेन इंसाइट इनटू कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो क्या आपका बी यहाँ पर आएगा? क्या बी आपका यहाँ पर आ सकता है या फिर आपका सी आएगा? तो मैनी ऑथर्स हैव यूज्ड देयर वर्क टू कमेंट ऑन सोशल इशू ऑफरिंग बोथ क्रिटिक एंड कमेंट्री। तो देखिए बी और सी में से मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड वाला जो है वो आपका पहले आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सेकंड वाले में आपको क्या बताया है कि यहाँ पर जो है लिटरेचर मतलब ऑथर जो है बता रहा है कि लिटरेचर को सोशल इशू और बोथ क्रिटिक एंड कमेंट्री के थ्रू यहाँ पर बताने की कोशिश की। मैनी ऑथर हैव यूज्ड देयर वर्क टू कमेंट ऑन सोशल इशू। सोशल इशू पर भी लोग जो है कमेंट करते हैं और आपके ऑफरिंग बोथ क्रिटिक एंड कमेंट्री थ्रू दीज नरेटिव्स। हाँ देखिए बिल्कुल सही बात है, यानी कि इस नरेटिव को अब ये बी कनेक्ट कर रहा है। कैसे? एक्सप्लेन द रिजल्ट, इसके रिजल्ट को ये यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। क्या कर रहा है? थ्रू दीज नरेटिव्स रीडर्स गेन इनसाइट इनटू द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम। बिल्कुल यहाँ पर सही बात है। ए के बाद आपका सी आएगा और सी के बाद बी, उसके बाद आपका डी आ जाएगा। ए सी बी डी ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या कहा गया है? सम वर्ड्स इन द गिवन पैसेज हैव बीन इनकरेक्टली स्पेल्ड, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से जो आपके वर्ड्स है वो यहाँ पर गलत लिखे हुए हैं। डेवलपिंग कंट्रीज बिल्कुल सही है अभी तक। फेस सम यूनिक प्रॉब्लम दैट टेक अप मोस्ट देयर रिसोर्सेज, तो यहाँ तक कोई भी वर्ड आपका गलत नहीं है। द टीमिंग पॉपुलेशन, टीमिंग जो वर्ड है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं गलत देखने के लिए मिल रहा है। टीमिंग का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? कवार्डिड, जो मतलब थोड़ा सा कायर टाइप होते हैं, तो लेकिन उसकी स्पेलिंग जो होती है वो टी के बाद डबल ई आता है, तो ये आपका एक टीमिंग हो जाएगा। दूसरा कहते हैं पॉपुलेशन, ठीक है, ऑफ दीज कंट्रीज, कंट्रीज गलत लिखा है। कंट्री का जो प्लूरल होता है उसमें TRIES आता है, वाई हट के IES लग जाता है, तो यहाँ पर कंट्रीज भी आपका क्या है जो आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड है। फेसेस इशू ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन फॉर विच द गवर्नमेंट्स नीड टू स्पेंड ए गारगेंटन अमाउंट ऑफ एलिविएट। अच्छा देखिए एलिविएट आपका यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। एलिविएट हम आपको पहले भी बता चुके हैं, एलिविएट होता है आपका ALLIVIATE, ठीक है। और एलिविएट का मतलब हमने आपको यहाँ पर क्या बताया था? टू मेक, किसी चीज़ को मतलब कम सीरियस बनाना, ठीक है। एलिविएट टू मेक लेस सीरियस या लेस सीवियर, तो ऑप्शन नंबर सॉरी एलिविएट भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर इनकरेक्टली स्पेल्ड है। और उसके बाद हम अगर यहाँ पर नेक्स्ट बात करें एंड प्रोवाइड शगर, तो ये फोर्थ वाला जो है ये भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड नहीं है, ये इसकी स्पेलिंग होती है आपकी SUCCOR। तो फोर्थ में आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखिए टीमिंग है, कंट्रीज है, और ये आपका यहाँ पर सेकंड वाला जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये 4 जो वर्ड्स हैं ये आपके यहाँ पर इनकरेक्टली स्पेल्ड थे, बाकी सारे के सारे यहाँ पर ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग बताना है। लेट्स गो आउट फॉर डिनर टुनाइट, ठीक है। तो लेट्स वाले क्वेश्चंस के लिए हमने आपको पहले ही बता रखा है कि देखिए क्या आता है उसमें आपका नेगेटिव तो नहीं बनेगा, ठीक है। कैन भी नहीं आता है, आपका आता है शैल वी। लेट्स गो, चलो हम चलें, तो क्या हम, तो शैल वी मतलब ये कह रहा है कि क्या हम चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम दैट कैन सब्स्टिट्यूट, यानी कि हमें यहाँ पर एक तरह से सिनोनिम टाइप यूज करना है। द नेगोशिएशंस बिटवीन द टू कंपनीज वर prolonged and complex but they eventually managed to reach a mutually satisfactory agreement। अच्छा
रीच ए म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री एग्रीमेंट का मतलब यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका मतलब क्या है, गो दी एक्स्ट्रा माइल। गो दी एक्स्ट्रा माइल का मतलब क्या होता है, टू डू मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, जिसकी रिक्वायरमेंट हो उससे कहीं ज़्यादा कर देना। तो ऐसा तो यहाँ पर हमें कॉन्टेक्स्ट सेंटेंस का दिख नहीं रहा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। बीट अराउंड दी बश का मतलब होता है कि पॉइंट को छोड़कर उसके इर्द गिर्द घूमना, ठीक है, यानी कि जो मेन टॉपिक है उस पर बात ना करके इधर उधर की बातें करना। और कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे का मतलब होता है कोई काम को बंद करना, समाप्त करना। तो ये भी यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं साफ दिख रहा है। लास्ट है आपका सी आई टू आई। सी आई टू आई का मतलब यहाँ पर क्या होता है, टू बी इन टू बी इन द फुल एग्रीमेंट विद समवन, किसी के साथ पूरे एग्रीमेंट में होना, सी आई टू आई। ठीक है, तुमने ये कहा हमने भी ये कर लिया, तो फुल एग्रीमेंट जो हो जाएगा वही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम सही बात हो जाएगी। सेटिस्फैक्ट्री एग्रीमेंट की बात यहाँ पर हुई है, और सी आई टू आई का मतलब ये होता है किसी के साथ फुल एग्रीमेंट में होना। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। यहाँ पर भी क्वेश्चन टैग आपको बताना है। फ्यू वर्कर्स डिमांडेड द मैनेजमेंट टू विदड्रॉ इट्स न्यू सर्विस रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डिडंट दे, डू दे, डिड दे या फिर डोंट दे। तो देखिए ये जो सेंटेंस है पहले हमें ये पता करना होगा ये आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखिए फ्यू और लिटिल जिन सेंटेंसेस में आते हैं वो आपके नेगेटिव सेंटेंसेस माने जाते हैं। हमने आपको बताया है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 4 आपका आंसर नहीं हो सकता है। तो फिर आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा, देखिए डिमांडेड यानी कि आपका क्या है, पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस है तो डेफिनेटली आपका डिड दे जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडवर्ब। आपको यहाँ पर एडवर्ब बताना है। रामू लुक्ड एट साक्षी डैश ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड हर वर्ड्स। रामू ने साक्षी को देखा और उसके वर्ड्स की मीनिंग को समझने की कोशिश की। तो उसने क्लियरली देखा, प्राउडली देखा, इंटेंटली देखा या फिर स्लोली देखा। तो उसने यहाँ पर कैसे देखा, तो रामू ने साक्षी की ओर इंटेंटली देखा, किसी इंटेंशन के साथ देखा। किस इंटेंशन के साथ, कि वो उसके वर्ड्स की मीनिंग, उसकी जो शब्दों के पीछे का जो मतलब था उसको समझना चाह रहा था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 और इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। कंजंक्शन बताना है टू फिल इन द ब्लैंक। माई टेलीविजन इज क्वाइट ओल्ड। मेरा टेलीविजन जो है वो बहुत पुराना है। इट इज़ इन एक्सीलेंट कंडीशन। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस को समझने की अगर कोशिश करें तो ये बात कही जा रही है कि मेरा जो टेलीविजन है वो बहुत पुराना है लेकिन वो फिर भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में। ठीक है, तो सो तो नहीं आएगा, इन स्पाइट भी नहीं आएगा और हैंस भी नहीं आएगा, बट आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। माई टेलीविजन इज क्वाइट ओल्ड बट इट इज़ इन एक्सीलेंट कंडीशन। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि चीज़ें पुरानी हो जाती हैं तो वो खराब होना शुरू हो जाती है, लेकिन ये कह रहा है कि टेलीविज़न जो है वो काफ़ी पुराना हो चुका है लेकिन अभी भी वो क्या है, अच्छी कंडीशन में है, एक्सीलेंट कंडीशन में है। तो बट आपका यहाँ पर एकदम अप्रोप्रिएट चॉइस होगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और इस तरह से इंग्लिश के 10% हमने कर लिए हैं। अब चलते हैं अपने लास्ट सेक्शन पर जो है आपका हिंदी भाषा। इसके भी हमको 10% करने हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, ऊँट के मुंह में जीरा, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। ठीक है, ऊँट होता है आपका बहुत बड़ा, उसके मुंह में एक छोटा सा जीरा रखना, यानी कि ऊँट को जीरा, ये तो हो ही नहीं सकता। ऊँट के मुंह में बीमारी, मतलब जो लिटरल मीनिंग है वो तो आपका हो ही नहीं सकता है। पेट भरना भी नहीं होता, बहुत चीज़ का बहुत थोड़ा होना है ना। अब इतना बड़ा ऊँट है उसको आप जीरा खिलाएंगे तो उसको क्या ही असर पड़ेगा। तो ऊँट के मुंह में जीरा यानी कि 4th वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा थोड़ा होना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अनुचित क्रम होगा लेना आपकी परीक्षा। अच्छा, वाक्य का सही क्रम बताना है। तो यहाँ पर सही, आपकी परीक्षा लेना अनुचित होगा, होगा अनुचित, लेना आपकी, अनुचित होगा, लेना आपकी परीक्षा, ये भी गलत है। तो पहला वाला ही आपका यहाँ पर क्या है, सही आंसर हो जाएगा। पहला वाला क्या है आपका सही आंसर हो जाएगा, आपकी परीक्षा लेना अनुचित होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 आपका ये रहा, घर पहुँचता है 7 बजे के बाद ही राम। इस वाक्य का सही क्रम बताना है। तो राम 7 बजे के बाद ही घर पहुँचता है, बिल्कुल सही है। 7 बजे के बाद ही राम पहुँचता है ये भी गलत है। तो पहला वाला ही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। उसे डैश दौड़ने की आदत है। तो वाक्य की पूर्ति के लिए उचित विकल्प, उसे सुंदर दौड़ने की आदत है, सुंदर दौड़ता हुआ देखा है कोई, उसे अच्छा दौड़ना, उसे आकर्षक दौड़ना, उसे धीरे धीरे दौड़ना, ये आपको क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कैसे दौड़ना, तो धीरे धीरे दौड़ना। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। यह आपकी पैतृक संपत्ति है। तो यहाँ पर बताना है कि शुद्ध रूप क्या है, यह है आपका, गलत हो जाएगा, यह आपकी पैतृक संपत्ति है। तो सेकंड वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल सही लग रहा है। यह आपकी पैतृक नहीं होगा, यह आपकी पैतृक संपत्ति, ये यहाँ पर संपत्ति गलत है। तो ये जो होगा सेकंड वाला ही आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने ये रहा, राकेश नया पोशाक पहन कर आया है।
तो राकेश नया पोशाक पहन कर आया है, राकेश नई पोशाक पहन कर आया है, ये बिल्कुल सही है। राकेश पहन कर गलत है और राकेश नई पोशाक पहन कर आया है। राकेश नई पोशाक पहनकर आया है, तो ये और ये देखिए सेम ही लग रहे हैं आपके। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सेकंड तो होगा ही होगा। और यहाँ पर देखिए फोर्थ वाला भी आप, अच्छा पोशाक यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो ये फोर्थ वाला आपका गलत होगा, सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। राकेश नई पोशाक पहनकर आया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने ये रहा, अर्चना डैश सुंदर है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विशेषण चुनें। विशेष, बड़ी, भयंकर या फिर अत्यंत। अर्चना विशेष सुंदर है, अर्चना बड़ी सुंदर है। देखिए नॉर्मली बोल लेते हैं कि वो सुंदर है, बड़ी सुंदर है, लेकिन वो मतलब सही नहीं होता है। ग्रामेटिकली कहेंगे ना, व्याकरणिक रूप से वो ठीक नहीं होता है। भयंकर सुंदर है भाई, बड़ी भयंकर सुंदर है। हालांकि आपको मिल जाएंगे लोग ऐसा कहते हुए, लेकिन वो मतलब गलत यूज करते हैं। अर्चना जो है वो अत्यंत सुंदर है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अत्यंत क्या है, देखिए सुंदर अपने आप में क्या है, एक विशेषण है, अर्चना की विशेषता बता रहा है, लेकिन ये जो वर्ड है ये सुंदर की भी विशेषता बता रहा है कि कितनी सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको पर विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर विशेषण कहते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बता दे। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, सब धान 22 पसेरी का अर्थ क्या है? अच्छा, यहाँ पर आपको बताना है कि इसका मतलब क्या है। सब धान 22 पसेरी, बहुत सस्ती होना, अपने को बहुत समझना, बहुत महंगाई होना, अच्छा बुरा सबको एक समझना। तो 8वीं का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर क्या होगा, सब धान 22 पसेरी, यानी कि धान कैसा ही भी हो, यहाँ पंसेरी होगा ये, आई थिंक पंसेरा, यानी कि 5 किलो के आसपास की चीज़ होती है, उसको पंसेरा बोलते हैं। पहले सेर ही चलता था, 1 सेर, 2 सेर, 5 सेर, ये मतलब 1 सेर जो है वो 1 किलो से थोड़ा सा कम होता था। तो सब धान 22 पसेरी, इसने कहा है कि मतलब किसी का कैसा भी धान हो, अच्छा हो, बड़ा हो, मोटा हो, सबको उसने क्या किया, सबको 22 रुपये पंसेरा के भाव से ही खरीदा है। यहाँ पर ये मतलब एक कहानी सी इसके पीछे यही है। तो सब चीज़ को, अच्छा बुरा कैसा भी हो, सबको एक समान समझ लिया। ठीक है ना, कहते हैं ना गधे घोड़े सबको एक समान समझ लिया। तो फोर्थ वाला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जो मधुर बोलता है उसे क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं। मित का मतलब होता है कम, तो इसको बोलते हैं जो कम बोलता है उसको मितभाषी। पिक, पिक आपका होता है कोयल, तो कोयल की तरह जिसकी भाषा होती है तो उसको क्या बोलते हैं, यानी ये भी अच्छे के लिए आएगा। प्रियभाषी, प्रियभाषी जो मतलब अच्छा बोलता है उसको भी। और मृदुभाषी, मधुर के लिए जो सही वर्ड होगा आपका मृदुभाषी होगा। हालांकि प्रियभाषी भी आपका क्या है, अच्छे बोलने वाले को ही कहते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मृदुभाषी कहते हैं जो मधुर बोलता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर, और इस प्रैक्टिस सेट का ये आखिरी प्रश्न है। शीर्ष का विलोम क्या होगा? नख होगा, नहीं होगा, शिख नहीं होगा, तल होगा। शीर्ष का विलोम, कोई चीज़ शीर्ष पर होती है और कोई चीज़ एकदम तल में होती है। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, समतल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हिंदी के 10 प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट के पूरे 50 प्रश्नों को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये DSSP का ही 2025 का एक पेपर के से क्वेश्चन लिए गए थे, यानी कि ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही थे। आई होप कि आपको ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।